वेलकम बैक टू द माय चैनल गणित ज्ञानशाला। आप सभी का मेरे चैनल गणित ज्ञानशाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं छैलविहारी शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 का मॉडल पेपर गणित विषय में, वो भी इंग्लिश मीडियम में। तो जैसा आप जानते हैं, कुछ सूचनाएं पेपर के प्रारंभ में लिखी हुई होती हैं। मैं सीधे सीधे प्रश्न पत्र को शुरू कर रहा हूं। देखिए, मैं एक चीज आपको बता देता हूं प्रश्न पत्र को शुरू करने से पहले कि हालांकि ये इंग्लिश मीडियम में, मैं सारी चीजें इंग्लिश में ही लिखूंगा, लेकिन ये वीडियो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। ये पूरा वीडियो ब्लूप्रिंट पर बेस है जो राजस्थान बोर्ड द्वारा दिया गया है। यह वीडियो उन छात्रों के लिए भी बहुत लाभप्रद होगा जो चाहे तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड से दे रहे हैं, यूपी बोर्ड से दे रहे हैं, बिहार बोर्ड से दे रहे हैं या एचपी बोर्ड से दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। जैसा राजस्थान बोर्ड ने अब की बार जो ब्लूप्रिंट दिया है, उसमें पहले प्रश्न में 15 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इफ एचसीएफ 26 एंड 169 का 13 है, देन एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। अब आप लोग जानते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका मतलब अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो उन दोनों का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है? उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के। तो मैं मान लेता हूं कि अगर पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। Here A is equal to 26 and B is equal to 169 and I have to find out LCM. Then LCM will be equal to A cross B upon HCF. Here A is 26, B is 169 and HCF is 30. तो देखिए ये आ गया भाई। अब 26 गुणा 13 आप कर दें तो एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू, तो देखिए 13 छिक्की 78 और 13 दूनी 26 और 7 33, 338। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए दूसरा प्रश्न, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -4 एंड -5, तो वो द्विघात बहुपद कौन सा है? तो देखिए हम जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्या किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। हेयर एल्फा इज फर्स्ट जीरो, बीटा इज सेकंड जीरो। एल्फा प्लस बीटा इसका मतलब क्या है? सम ऑफ जीरोज। तो देखिए सम ऑफ जीरोज, यहां स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है भाई जीरोज की। तो सम ऑफ जीरोज इसका मतलब एल्फा प्लस बीटा। तो पहला एल्फा है -4, बीटा क्या है? -5। It means -4 - 5 equal to -9. Product of zeros, it means alpha into beta, -4 into -5, it is equal to 20. Put these values, then quadratic polynomial किसके बराबर आ जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा के स्थान पर -9 इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा के स्थान पर
20। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, और ये आपका आंसर आ जाएगा बी। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनमें से निश्चित प्रश्न आपको आपके जो वार्षिक पेपर होगा उसमें मिलेंगे, बोर्ड परीक्षा में जरूर मिलेंगे। हो सकता है एक दो प्रश्नों की संख्याएं बदल दी जाएं, थोड़ा सा स्तर मैंने अप रखा है, जिससे मतलब इससे ज्यादा जो स्टैंडर्ड है पेपर का वो ज्यादा नहीं होगा, ये आप विश्वास कर लें। देखिए थर्ड क्वेश्चन, वेट ऑफ 40 एग्स वर रिकॉर्डेड एज गिवन बिलो। तो देखिए यहां जो आपके लिए क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल दिया गया है दैट इज नॉट कंटिन्यूअस, तो हम इसको कैसे बनाएंगे भाई, और इसमें पूछ क्या रहा है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास तो हम तब निकालेंगे, पहले इसको सतत बनाएंगे, लगातार बनाएंगे। तो देखिए डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप, देखिए फर्स्ट ग्रुप की जो अपर लिमिट है वो कितनी है 89, और सेकंड ग्रुप की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है 90। इट मींस डिफरेंस ऑफ 1, एक का अंतर है ना। तो हम इसको सतत कैसे बनाते हैं भाई, कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं, जो अंतर होता है उसका आधा वर्ग अर्थात क्लास की लोअर लिमिट से घटाएंगे और उसी वर्ग की अपर लिमिट में जोड़ेंगे। इसी क्रम को आगे के क्लास में दोहराते जाएंगे। जो क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा भाई, क्लास इंटरवल, तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, यहां एफ आ जाएगी और यहां सी एफ। तो देखिए जैसा मैंने अभी बताया, इसको कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, लोअर लिमिट से 0.5 घटाएंगे। तो देखिए 84.5 टू अपर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे तो 89.5, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 10। अब देखिए दूसरे ग्रुप में आई, इस लोअर लिमिट से 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 89.5 टू अपर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे तो 94.5, और फ्रीक्वेंसी इसकी मैंने यहां लिख दी है भाई। तो देखिए इसी तरह आप लिखते जाइए, तो अगली हो जाएगी 94.5 टू 99.5, और 99.5 टू 104.5, और 104.5 टू 109.5। तो देखिए इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ एक्स, इसको लिख देता हूं 10 12 12 4 एंड 2। अब इसकी सी एफ बनाएंगे। आप ध्यान रखना भाई, जैसे ही आपको मीडियन ज्ञात करना हो, ठीक है, आप सी एफ निकालें तो सी एफ क्या होगा, जेड बनाते हुए ऐड करते जाइए फ्रीक्वेंसी को। तो देखिए 10 में 12 को ऐड कीजिए 22, और 12 को ऐड कीजिए 34, और 34 में 4 को ऐड करेंगे 38, और ये 40। तो जो लास्ट का पद अर्थात सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज सिग्मा एफ अर्थात एन कितना आया भाई 40। अब हम क्या करके देखते हैं, n/2 कीजिए, और n/2 क्या हो जाएगा 40/2 बराबर ये 20 आया। अब 20 से ठीक ज्यादा आपको क्या देखना है भाई, सी एफ देखनी है। तो वो कितनी है भाई 22, ठीक है, और 22 किस क्लास इंटरवल में, ये तो मीडियन ग्रुप क्या हुआ भाई, ध्यान रखना भाई। हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज का जो सम होता है उसमें आधा करते हैं, उसको 2 से भाग देकर देखते हैं, तो ये 20 आया। अब 20 से ठीक ज्यादा सी एफ देखिए वो कितनी है 22, और वो किस क्लास इंटरवल को बिलोंग कर रही है 89.5 टू 94.5। तो मीडियन जो क्लास होगी वो क्या होगी भाई 89.5 टू 94.5। इसका मतलब हमें पता लग गया कि हमारे जो मीडियन आएगा इस ग्रुप के लिए
या इस गिवन डाटा के लिए वो 89.5 से ज्यादा होगा और 94.5 से कम होगा। अब अगर निकलवाता मीडियन तो हम सूत्र लगा देते, m बराबर l प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी है भाई, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी है 89.5 और वो कहां है, ऑप्शन डी में। तो थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाने की दृष्टि से रख दिया है। ठीक है भाई, ऐसा प्रश्न आ सकता है, आप इस मुकालदे में ना रहे कि भाई नहीं आएगा। एक एक नंबर के लिए गणित वाले कुछ भी रख सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा भाई। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ द इक्वेशन x plus 2y equal to 10, the value of y is here given 6, then the value of x will be, you have to put the value of y and find out the value of x। क्या है भाई, x क्या होगा इसके बराबर, देखिए 10 और 2y को इधर ले जाइए। तो देखिए 10 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 पुट कर दीजिए। 10 माइनस 12 माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी है -2। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। nth term of an AP is given by an equal to 3 plus 4n, the common difference is। इसका मतलब इसमें सार्वंतर निकालना है। तो अगर ऐसी स्थिति आए तो n को आप पहले 1 रखिए, पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, अगेन n इक्वल टू 2, अगेन n इक्वल टू 3, और इस तरह से आपको ये AP ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए A1 अर्थात इनिशियल जो टर्म है, फर्स्ट टर्म है, वो क्या आ जाएगी भाई 3 प्लस 4 इंटू 1। हर जगह n की जगह हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो देखिए 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, इट मीन्स द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 7. Put the value of n 2, तो A2 अर्थात सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 3 प्लस 8 11। ठीक है भाई, अब आपको तीसरा पद निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस, और हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, और मतलब दो क्रमिक पदों का अंतर में हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बताता चल रहा हूं। ठीक है भाई, और वैसे भी आप जानते हैं जो महात्मा गांधी के जो स्कूल हैं भाई, उनमें टीचर भी ज्यादातर हिंदी मीडियम से ही पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश उनकी इतनी मजबूत नहीं है, और उन्हीं को ध्यान में रखकर मैंने वैसे ये वीडियो बनाया है। तो देखिए A2 का मान कितना है 11, और A1 का मान 7 है, तो 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर इफ D इज पैरेलल BC देन X इक्वल्स। अब आपको दो त्रिभुज देखने हैं भाई, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। तो देखिए एंगल A दोनों में कॉमन है, ठीक भाई, और देखिए DE इज पैरेलल BC, तो जो कोण D है अर्थात कोण ADE इज इक्वल टू कोण ABC। इट मींस ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। और आप जानते हैं जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, तो देखिए ये सिमिलर है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू, तो देखिए इसकी ये साइड वाली भुजा AB के बराबर होगी, और इसका जो बेस है ABC के बेस के अनुपात के बराबर होगा भाई। तो देखिए DE अपॉन BC, और हमें BCE फाइंड आउट करनी है क्योंकि X के बराबर है। तो देखिए AD की वैल्यू कितनी है 2।
अपॉन ए बी कितनी हो जाएगी भाई, ए डी प्लस डी बी अर्थात 2 + 3 इट मीन्स 5 इक्वल टू डीई इज इक्वल टू 4 और बीसी हमारी क्या है एक्स, बच गुणा कर दीजिए 2x इक्वल टू 20 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ गया भाई, देन x इज इक्वल टू 20/2 10। ठीक है, तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x and -1 and 3 2 is 5 then the value of x is। तो आप जानते हैं कि यदि दो बिंदु A और B हों तो A और B के बीच की दूरी आप कैसे निकाल सकते हैं भाई, आपको पता ही है ना कैसे निकालते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको A बिंदु मान लूं और इसको B बिंदु मान लूं, देन AB का जो सूत्र आपने पढ़ा है वो क्या है भाई, कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही है ना भाई। आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं और y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ग चाहे माइनस का करें माइनस वाली संख्या का या प्लस वाली संख्या का करें ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो देखिए अब ये x1 और y1 हो गए ए बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x2 और y2। इसका मतलब पहले से पहला घटाई, तो देखिए ए बी का मान कितना है, क्योंकि इसमें गिवन है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज गिवन 5। तो देखिए 5 यहां मैं लिख देता हूं बराबर स्क्वायर रूट, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -1 से घटाएंगे -2 और स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए चूंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड में संख्या है 5 और राइट हैंड साइड में संख्या है अंडर रूट में, तो ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो इसको सरल कीजिए भाई, 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बीच में x और 3 के गुणा का डबल लिखना है आपको, क्योंकि 2x आएगा, ठीक है 2x इंटू -3, तो क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9, अगेन -3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो देखिए 25 को इधर ले जाते हैं, देन हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 18 और -25 इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 25 को मैं उधर ले गया। तो एक्स स्क्वायर -6x -7 इक्वल टू 0, इसके में अगर फैक्टर करें हम तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस x -7 इक्वल टू 0। और अच्छा मैं हिंदी मीडियम की तरह या लिख रहा हूं तो आप और लिखते जाइए भाई। तो देखिए एक्स स्क्वायर सॉरी यहां कॉमन x ले दें तो यहां से आ जाएगा x -7, यहां से एक कॉमन लें तो x -7 इक्वल टू 0। इट मीन्स x -7 x प्लस 1 इक्वल टू 0। हियर प्रोडक्ट ऑफ टू brackets is equal to 0. It means either first bracket is equal to 0 or second bracket is equal to 0. So if x minus 7 is equal to 0, then x will be equal to 7. If x plus 1 equal to 0, then x will be equal to -1. It means the value of x can be either 7 or -1. It means देखिए कहाँ है तो 7 और -1, 7 और -1 ऑप्शन डी में है। ध्यान से देखना, उसमें गलती मत कर जाना, इसमें बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि -7 और -1, -7 और 1, तो यहां क्या है x is equal to 7 and
दूसरी क्या है, x इक्वल टू -1। तो वैल्यू ऑफ x विल बी इधर x7 और -1। देखिए 8वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, इफ sec a प्लस tan a इक्वल टू x देन tan a इज इक्वल टू। तो देखिए ऐसे प्रश्न आए तो आपको बहुत सावधानी रखनी है, थोड़ा सा मस्तिष्क का प्रयोग भी करना है। कैसे, चलिए मैं बताता हूं। मैं क्या करता हूं, जो गिवन है इसका स्क्वायर कर देता हूं बोथ साइड्स का। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, अरे मुझे ये वो हिंदी मीडियम की ध्यान रह जाती है भाई। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो sec a प्लस tan a होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर कीजिए भाई, sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a और इंटू 2 sec a tan a इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यही होता है ना भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगेन I have to find out the value of tan a. It means I have to use the identity number second, which is 1 plus tan square a is equal to sec square a. So sec square के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 plus tan square a plus tan square a plus 2 sec a into tan a इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं, देन यहां क्या बचेगा भाई, 2 tan स्क्वायर ए प्लस 2 sec a इंटू tan a इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। इस एक को मैं राइट हैंड साइड में ले आया। तो देखिए अब यहां कॉमन क्या है, आपको 2 tan a आप कॉमन बाहर निकालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, tan a प्लस sec a इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। अब देखिए यहां tan a की वैल्यू हम मुझे फाइंड आउट करनी है, और देखिए sec a प्लस tan a इज इक्वल टू x। ध्यान से देखिए, और कोष्टक में क्या है, tan a प्लस sec a, इसका मतलब 2 tan a into x is equal to x square -1, and I have to find out the value of tan a. So the value of tan a will be equal to x square -1 upon 2x. ये आपकी वैल्यू हुई भाई, and the option C is the correct one. आया ना मजा सवाल में। लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of the top of a tower from a point 20 meters away from its base is 45. The height of the tower is. इसका मतलब क्या है कि कोई टावर है, उससे 20 मीटर दूर कोई बिंदु है जिससे उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री का है। हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए, यू नो ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, सो आई हैव टू मेक ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए, ओहो नहीं बना भाई, अब बन जाएगा, ठीक है। अब A B C, according to the question, AB is the tower and C is the point from where the angle of elevation is 45. क्योंकि टॉप ऑफ टावर, देखिए पढ़िए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर
Here A point is the top of the tower and BC is equal to 20 meter and I have to find out AB, which is the height of the tower. तो देखिए अब कौन सा सूत्र याद करेंगे, लाल बटे कक्का वाला लगा दीजिए, tan वाला। तो देखिए tan of 45 will be equal to AB अपॉन BC, लंब बटे आधार, लंब क्या है AB और BC। tan 45 is equal to 1, AB is equal to H, BC equal to 20 and by cross multiplication we can find out the value of H, which is equal to 20 meter. That is the height of the tower and option B is the correct one. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10. If the arithmetic mean of x, x plus 3, x plus 6, x plus 9 and x plus 12 is 10, then find out the value of x. आप जानते हैं कि जो मीन है वो कैसे निकालते हैं हम भाई, सिग्मा x अपॉन n। माध्य क्या होता है, एवरेज ही तो होता है, ठीक है, औसत ही तो होता है। तो औसत कैसे निकालते हैं, जो गिवन डाटा है या जो डिजिट्स हैं उनको आप जोड़ दीजिए और वो कितने नंबर में उस संख्या का आप भाग दे दीजिए। तो देखिए मैंने यहां इसको सॉल्व कर रखा है, सबको जोड़िए। सिग्मा एक्स की जगह में क्या लिखूंगा, देखिए एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा भाई 5x प्लस 30, जोड़ के देख लेना। और x बार अर्थात ये कितना दिया हुआ है 10, क्योंकि इसका जो मीन दिया गया है 10 है। और सिग्मा x कितना आ गया भाई 5x प्लस 30। और कितनी संख्याएं हैं भाई, ये 5 हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसका मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x प्लस 30 इक्वल टू 50, then 5x will be equal to 50 minus 30. It means 5x will be equal to 20, and by calculating the value of x we will get 4. So option D will be correct one. अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। इफ देखिए यहां पढ़िए, 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं और मतलब संकेंद्रीय वृत्त हैं भाई 2, जिनके केंद्र एक हो, सेंटर एक हो, ऐसे सर्किल क्या कहलाते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल्स कहलाते हैं भाई। तो उनकी जो रेडियस है वो कितनी है 4 और 5, और इनकी एक जो जीवा है वो दूसरे को स्पर्श कर रही है, ठीक है भाई। तो हमें उसकी टेंजेंट को ज्ञात करना है। तो देखिए मैं चित्र बना देता हूं भाई, देखिए 2 सर्किल बना रहा हूं पहले। ठीक है भाई, अब इसमें क्या दिया गया है कि कोई टेंजेंट है फर्स्ट सर्किल की, थोड़ी सी वैसी आ गई भाई, इसको मैं और ढंग से बनाने का, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है भाई। तो देखिए ये जो है बड़े वृत्त वाली के लिए तो ये जीवा का कार्य कर रहा है भाई, और इसमें मैं ए और इसमें क्या नाम रख देता हूं बी, और ये बिंदु में पॉइंट मान लेता हूं एम, और ये सेंटर है भाई, इसको ओ को मानकर और ये दोनों सर्किल खींचे गए। अब ध्यान से देखिए कि ए बी छोटे वृत्त की लिए तो किसका कार्य कर रहा है भाई, टेंजेंट का, और ए बी बड़े वृत्त के लिए जो रेडियस 5 वाला है उसके लिए जीवा का कार्य कर रहा है। तो देखिए अब मैं इस केंद्र से इसको मिलाऊं तो ओ ए कितने के बराबर हो जाएगा 5 के बराबर, और ओ एम जो छोटे वृत्त की रेडियस है वो कितने के बराबर हो जाएगी 4 के बराबर। तो देखिए ये 4 है भाई, तो इसलिए यहां चित्र से मैं क्या कह सकता हूं, ओ एम विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ओ ए
will be equal to 5 सेंटीमीटर। ओ ए क्यों 5 सेंटीमीटर है? इट इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्किल। अब ओ एम आप जानते हैं कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्किल। सो एंगल ओ एम ए विल बी 90, और जब ये एंगल 90 का है देन ट्राइंगल, इसलिए जो क्या कह सकता हूं, ट्राइंगल ओ एम ए इज राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं आप निकाल सकता हूं ए एम, तो ए एम स्क्वायर कैसे निकाल सकता हूं, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, इट मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, it means 25 minus 16 equal to 9, then AM equal to square root of 9, that is equal to 3 centimeter. I have to find out AB. आप जानते हैं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाला गया लंब उसको समविभाजित करता है भाई जीवा को। तो एम अगर 3 सेंटीमीटर है देन ए बी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम, इट मीन्स 6 सेंटीमीटर। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए भाई। इन द फॉलोइंग फिगर द शेडेड एरिया इज, तो देखिए ध्यान से देखिए, इसको शेडेड एरिया को मैं निकालूंगा पहले। अब यहां ले आता हूं मैं आपको, वृत्त देख रहे हैं, सर्किल देख रहे हैं आप, ये शेडेड एरिया है, ठीक है भाई। इट मींस आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। तो मैं एक बिंदु और ले लेता हूं यहां पी, तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल, एंड आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। इफ थीटा इज बिगर देन 90 degree, then we can write this formula like pi r square theta upon 360 minus r square by 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Put these values. R is equal to 10 centimeter, theta is equal to 90. तो देखिए पाई, चलिए क्योंकि आंसर में पाई है तो मैं पाई की वैल्यू नहीं रख रहा हूं, ठीक है ना, तो मैं इसको 3.14 लिख रहा हूं ना 22/7 लिख रहा हूं। तो देखिए पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब 10 स्क्वायर, थीटा के स्थान पर 90 बाई 360 माइनस 10 स्क्वायर बाई 2 साइन 90, पाई इंटू 100 और ये 4, तो 1/4 माइनस 100 बाई 2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो देखिए इसमें, अच्छा ये इस तरह से है तो कॉमन लेके देखेंगे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 25 पाई माइनस 50। अगर मैं 25 कॉमन ले लेता हूं तो पाई माइनस 2 और ये इतने वर्ग सेंटीमीटर, इट विल बी द राइट आंसर। सो इट मींस बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशो ऑफ 125:64, द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। इसका मतलब यहां 2 गोले हैं जिनके
वॉल्यूम्स आयतनों का जो अनुपात है वो इतना है। ठीक है भाई, इसका मतलब V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला लिखें तो 4/3 पाई R1Q अपॉन 4/3 पाई R2Q इज इक्वल टू 125/64। यही है ना भाई। तो देखिए ये तो कट जाएंगी 4/3 पाई, तो ये क्या रह जाएगा भाई, इसको मैं देखूं कि R1/R2 का क्यूब इक्वल टू 125/64, और आप जानते हैं ये 5/4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब से क्यूब, तो क्यूब रूट अगर निकाल दें हम तो क्या हो जाएगा भाई कि रेशो ऑफ R1 एंड R2 इज इक्वल टू 5/4। अब मुझे क्या निकालना है भाई, त्रिज्याओं का अनुपात तो पता लग गया, रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो सरफेस एरिया इसका मतलब फर्स्ट स्फीयर का S1 और दूसरे का S2, तो क्या होता है भाई 4πr1 स्क्वायर अपॉन 4πr2 स्क्वायर। 4π क्योंकि रेशो निकाल रहे हैं तो कट जाएगा, तो वो किसके बराबर होगा, R1/R2 के स्क्वायर के, इट मींस 5/4 के स्क्वायर के, तो 25/16। तो रेशो क्या हो जाएगा भाई 25 और 16। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूव इन। देखिए अब हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंत की ओर चल रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इन ए बैग देयर आर 100 bulbs out of which 30 are red ones. A bulb is taken out of the bag at random. The probability of selected bulb to be good is, तो देखिए number of bulbs is 100, out of which 30 are red one, it means good one। तो देखिए number of bulbs good one will be equal to 100 minus 30 equal to 70. Then the probability of selected bulb to be good is equal to, इसको मैं अगर PA मान दूं तो 70 by number of bulbs। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 0.7 या 0.70। इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। अब लास्ट में आ जाइए भाई, इफ ABC आर इन AP देन A माइनस B अपॉन B माइनस C इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, A B एंड C आर इन AP, और AP की हम क्या जानते हैं भाई विशेषता, कि दो लगातार टर्म्स का जो अंतर है वो किसके बराबर होता है भाई, मतलब इसमें AP में दो लगातार टर्म्स हमेशा बराबर होती हैं। इट मींस B माइनस A विल बी इक्वल टू C माइनस B। अब इसमें पूछ क्या रहा है, A माइनस B अपॉन B माइनस C, तो इसको A माइनस B कैसे बना सकता हूं, माइनस कॉमन ले दीजिए दोनों तरफ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, A माइनस B विल बी इक्वल टू B माइनस C। इट मींस A माइनस B अपॉन, इसको यहां ले आइए B माइनस C, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के, और ये ऑप्शन A इज द करेक्ट वन। अब आप जानते हैं 15 MCQ क्वेश्चन के बाद आपको जो दूसरा प्रश्न मिलेगा वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला होगा, और इसमें 7 क्वेश्चन होंगे। देयर विल बी 7 क्वेश्चन कैरिंग 1 marks each. Here is the first one. If 2x, x plus 10 and 3x plus
2 are in AP, then the value of x. अभी मैंने बताया कि difference of two consecutive numbers is always equal in AP. Then अभी मैंने बताया था ना कि जैसे ए बी सी अगर ए बी एपी में हो तो बी माइनस ए इज ऑलवेज इक्वल टू सी माइनस बी. तो देखिए बी को इधर ले आऊं मैं तो बी प्लस बी विल बी इक्वल टू ए प्लस सी. इसका मतलब 2b बराबर ए प्लस सी, तो b बराबर ए प्लस सी बाई 2. इसका मतलब जो मिडिल टर्म होती है, इफ देयर आर ओनली 3 टर्म्स इन AP, then the middle term is always equal to first plus third upon 2. तो देखिए क्या मैं इससे क्या कह सकता हूं, ये A है, ये B है और ये C है. Then B is always equal to A plus C by 2. So x plus 10 will be equal to A क्या मतलब 2x plus C का मतलब 3x plus 2 by 2. इट मीन्स इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो x plus 10 will be equal to 3 और ये कितना हो जाएगा 5x plus 2 by 2. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा भाई 5x plus 2 is equal to 2x plus 20. तो इसको सरल कर दीजिए 5x माइनस 2x इक्वल टू 20 माइनस 2. इसका मतलब 3x इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 6. तो 6 आ जाएगा भाई. ठीक है. अब देखिए इफ द वैल्यूज ऑफ cos 2x इज इक्वल टू cos 60 इंटू cos 30 degree plus sin 60 degree into sin 90 degree. So I have to put the values of sin 30, sin 60, cos 30, cos 60, and you know the value of cos 30 is equal to value of sin 60, which is equal to root 3 by 2. तो रखिए मान. तो देखिए रखेंगे मान कैसे, और क्या लिखेंगे भाई cos 2x इज इक्वल टू cos 60 का मान रखिए 1/2, cos 30 का मान रखिए √3/2 प्लस sin 60 का मान रखिए √3/2 इंटू sin 30 का मान 1/2. सरल कीजिए भाई √3/4 2 इंटू 2 4 प्लस √3/4. तो देखिए 4 लघुत्तम आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2√3/4. ध्यान रखना भाई √3 प्लस √3 आप √6 मत कर देना. 4 लघुत्तम लेंगे तो √3 प्लस √3 इट मींस इट इज नॉट इक्वल टू √6. ये √6 के बराबर नहीं होगा, 2√3 के बराबर होगा. तो देखिए इसको सरल करें तो इट विल बी इक्वल टू √3/2. अब देखिए cos 2x इज इक्वल टू √3/2. अब मैं क्या करूंगा कि cos की वो कोण में वैल्यू लिखूंगा जिसका मान √3/2 होता हो. तो मैं जानता हूं वो किसके बराबर होता है भाई cos 30 के. मैंने अभी बताया ना cos 30 sin 60 के बराबर होता है, और sin 60 का मान क्या होता है √3/2. तो देखिए इट मींस cos 2x बराबर cos 30. इट मींस 2x इज इक्वल टू 30 एंड इट विल गिव्स द वैल्यू ऑफ x विच इक्वल टू 15 डिग्री. तो x इज इक्वल टू 15 डिग्री. तो चलिए मैं अब कलर चेंज कर देता हूं, क्योंकि जो गिवन क्वेश्चंस हैं वो ब्लू कलर में है, so I can use red one for writing answers. पर आपको नहीं करना है, वहां आपको ब्लू और ब्लैक, आइदर ब्लू और ब्लैक पेंसिल का ही आपको प्रयोग करना है. ठीक है, पेन का. तो देखिए द रेशो, थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब टू दैट ऑफ ए स्फीयर विच
विल एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब इज। तो देखिए यहां क्या कह रहा है कि कोई घन है, क्यूब है, और उसमें एक मुझे स्फीयर फिट करना है। ठीक है, इट मींस एज ऑफ ए क्यूब विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ स्फीयर। ठीक है भाई क्योंकि आप देखिए घन में और मैं गोले को फिट कर रहा हूं, तो घन की जो भुजा है वो किसके बराबर होगी? उस गोले के व्यास के बराबर। कुछ आया समझ में? द एज ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा भाई कि एज ऑफ क्यूब मान लेता हूं 2a। ठीक है, देन द रेडियस ऑफ स्फीयर विल बी a। सो क्या पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में मान लेता हूं v1 और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मान लेता हूं v2। इट मींस अब आपको फॉर्मूला लगाना है। इसमें भुजा की घात 3 होता है, तो भुजा कितनी मान लेता हूं मैं? 2a। तो 2a की पावर 3, वही भुजा की घात 3 होता है। ठीक है, और v2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, एंड दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 8a³ भाई 2a की घात 3 है, तो 8a³ अपॉन 4, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, और पाई को लिखा रहने दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आर किसके बराबर होगा? 2a का आधा, तो ये कितना हो जाएगा? a³ तो देखिए a³ से a³ कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे पाई, तो कितना हो जाएगा? 6/पाई। आपको ये लिखना है भाई, ये जो अनुपात है वो कितना होगा? 6:पाई। ये आपको रिक्त स्थान में लिखना है भाई। ठीक है, आप ध्यान से इसको समझ लेना पॉज करके। अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 अप टू n इज, इसका मतलब आपको माध्य निकालना है 1 से लेकर n तक की संख्याओं का। आप जानते हैं एपी में, क्योंकि एपी है एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1 भाई, ये समांतर श्रेणी है। क्यों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, क्योंकि 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 अप टू n। सो मैं क्या निकाल सकते? देखिए वो कैसे निकालते हैं? x बार, इसमें अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं भाई? सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x का मतलब n तक की संख्याओं का योग, और n तक की संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? n/2, क्योंकि AP है, और AP में जानते हैं आप कि SN बराबर क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ऐसे ही है ना भाई, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ऐसे ही निकाल देना, या ऐसे निकाल दें n/2 2a + n - 1 × d। उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतिम पद क्या है? लास्ट टर्म इज n and first term is 1. So put the value n/2 a in place of a I have to write 1 plus an के स्थान पर क्या लिखूं? n। ये तो हो गया भाई सिग्मा x बटे n। कितनी संख्याएं? n ही तो हैं, तो बटे n। तो देखिए कितना हो जाएगा भाई? n से तो n कट गया भाई, तो कितना हो गया भाई? n + 1/2, और यही हमारा क्या है? आंसर। तो यहां क्या लिख देंगे? n + 1/2। ठीक है, तो हमारी n जो संख्याएं उनका माध्य क्या होगा? 1। अगर मैं कहूं 50 तक की संख्याओं का माध्य क्या होगा भाई? अप टू 50, तो 50 + 1/2, 51/2 कर दीजिए। आसान है ना। 49 तक की संख्याओं का योग कितना होगा? 49 + 1/2 25 होगा। आसान है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए।
The mode of a continuous frequency distribution is computed by using the formula like this. आपको जानते हैं भाई कि मोड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि L प्लस F0 माइनस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. यही है ना भाई. Here L is the lower limit. तो लोअर लिमिट क्या है, एल कितनी है भाई 130 है. और आप जानते हैं मॉडल जो क्लास है वो मॉडल क्लास कैसे होगा भाई, मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे भाई, जैसे ये है मान लीजिए ये होता भाई 10 से लेके 20, तो लोअर लिमिट तो 10 है और जो इनके बीच का जो डिफरेंस है का क्लास जो इंटरवल है वो कितना है 10 है. तो 10 प्लस 10, ठीक है. तो यहां मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे भाई, लोअर लिमिट उसकी दी गई है 130, तो 130 तो आ ही गया, प्लस h के स्थान पर क्या है और h के स्थान पर यहां क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 1 प्लस 30 तो इसकी लोअर लिमिट है. तो अगली जो बड़ी लिमिट होगी वो 140 होगी. तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, तो मॉडल क्लास बराबर हो जाएगी 130 से लेकर 140. ठीक है भाई, ध्यान से समझ में आ गई ना, क्योंकि 130 तो इसकी लोअर लिमिट है और अपर लिमिट निकालने के लिए मैंने क्या किया 130 में h को जोड़ दिया. लोअर लिमिट में h को जोड़ने पर अपर लिमिट आ जाती है, तो अपर लिमिट क्या आ गई 140, तो मॉडल क्लास कितना आ गया 130 to 140. आया ना समझ में. चलिए, the probability of an event other than sure and impossible event lies between. We know that the probability of a sure event is always equal to 1. निश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो 1 होती है. And we know that the probability of impossible event इज ऑलवेज इक्वल टू 0. इम्पॉसिबल या असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो 0 होती है. इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1. हमेशा जो प्रायिकता है उसका मान कितना होता है भाई 0 और 1 के मध्य होता है. इफ P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट देन ये किसके बराबर होगा 0 और 1 के मध्य. तो बराबर भी हो सकता है, इसलिए यहां बराबर के निशान भी मैं लगा दूंगा. ध्यान रखना भाई, इसको कैसे पढ़ेंगे कि अगर कोई घटना PE है तो इसका मान 1 या 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से अधिक भी हो सकता है. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना भाई, ये आपको लिखना है. ये यहां इससे कंफ्यूज मत हो जाना है जो मैंने ये लगा दिया है. ठीक है, अब देखिए द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 45 इंच. तो एरिया ऑफ ए सेक्टर area of a sector is always equal to pi r square theta upon 360. यही है ना भाई. तो देखिए पाई तो रख दें 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 14 त्रिज्या है भाई और थीटा के स्थान पर 45 है बाई 360. सॉल्व कीजिए तो ये 8 बार कट जाएगा भाई, 7 दूनी 14. ठीक है, 2 से ये 4 कट जाएगा, फिर ये 2 और ये 7 और फिर ये 2 से 11. इट मीन्स 77 वर्ग सेंटीमीटर. नाउ मूव ऑन. Very short answer type questions and you will get 10 very short answer type questions carrying 1 marks each. अर्थात 10 आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्न होंगे अति लघुत्रात्मक
जो 1 नंबर का होगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देयर आर 312, 260 and 156 student in class 10th, 11 and 12 respectively. Buses are to be hired to take these students to picnic. Find the maximum number of students who can sit in a bus if each bus takes equal number of students. It means you have to, आपने प्रश्न पढ़ लिया, you have to calculate the maximum number of students who can sit in a bus if each bus takes equal number of students. सभी बसों में बराबर स्टूडेंट होने चाहिए। ठीक है भाई। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना जहां मैक्सिमम शब्द आ जाए ना, आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? तो आपको क्या है, 312, 260 और 156 का एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? आप प्राइम फैक्टर, बहुत इजी है, प्राइम फैक्टर कीजिए और आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहली जो डिजिट है वो क्या है आपकी 312। तो इसको प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? देखिए 2 से काटेंगे 156, फिर 2 से काटेंगे 78, फिर 2 से काटेंगे 39, फिर 13 थी 39, मतलब 13 और 3 का गुणा। आप इस तरह से प्राइम फैक्टर कर लेना ना, जैसे 312 को ऐसे लिख लेना, फिर 2 से काटा 156, फिर 2 से काटा ये 78, इस तरह से कर लेना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी जो संख्या है 260 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 130, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 65, और 65 का मतलब 13 पंजे 65, इसका मतलब 5 इंटू 13। ठीक है भाई। और थर्ड है 156, 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 78 हो जाएगा, फिर 2 से 39, फिर 13 और फिर 3, ये हो जाएगा 13 39। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए 2 की घात कितनी है? 3, 3 की पावर 1 और 13 पावर 1, और इसमें 2 की पावर 2, 5 एंड 13, और ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो देखिए एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं भाई? जो लीस्ट एक्सपोनेंट होते हैं उनको लिखते हैं, और कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो देखिए यहां ये कॉमन है 2 की, ठीक है। अब इसकी लीस्ट, सबसे कम घात, लीस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे भाई, ध्यान रखना भाई, ठीक है। या फिर कॉमन कॉमन, जैसे एक ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, सब में कॉमन होना चाहिए। ये 2 यहां कॉमन नहीं है, तो ये तो 2 गुणा 2 या 2 की पावर 2 कैसे भी लिख दीजिए। फिर देखिए 3 की पावर यहां है, यहां 3 कॉमन नहीं है क्योंकि मिडिल टर्म 260 में नहीं है, ठीक है भाई। अब देखिए फिर 13 की जो लीस्ट एक्सपोनेंट है, सबसे कम घात 1 ही है, तो 13 लिख देंगे भाई। इट मींस 4 इंटू 13 52, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा भाई। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। तो देखिए यहां 2 जीरोज हैं, 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। तो मैं पहले जीरो को एल्फा से डिनोट कर रहा हूं, तो एल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, एंड सेकेंड जीरो है उसको मैं बीटा से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। तो हम कैसे निकालेंगे भाई? नंबर 1 है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, इट मींस एल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। तो इनको जोड़ करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
एल्फा इंटू बीटा। तो देखिए 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 का गुणा करना है। तो आप देखिए यहां प्लस का निशान है, यहां माइनस का निशान है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधे सीधे गुणा हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म 2 है तो 2 का वर्ग, इसका मतलब 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, इट मींस 1। तो एल्फा बीटा आ गया 1 और एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसके बराबर होगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब सम ऑफ जीरोज, शून्यांकों का योग कितना है 4, 4 इंटू एक्स प्लस मूलों शून्यांकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। एल्फा इंटू बीटा के स्थान पर क्या मैंने लिख दिया 1, इसलिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, द्विघात जो बहुपद होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 3x plus 2y equal to 13 and 3x minus 2y equal to 5, then the value of x plus y। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं अपनी आईपैड पर आपको मैं ये समझा रहा हूं। तो देखिए यहां क्या होगा भाई, तो देखिए आपका जो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x plus 2y equal to 13, इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड क्या है 3x minus 2y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। सो इससे हम क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकाल दीजिए और फिर x और y की वैल्यू को जोड़ दीजिए, वही हमारा क्या होगा आंसर। तो एडिंग दीज इक्वेशंस वी विल गेट 6x इक्वल टू 18 एंड x will be equal to 18 by 6, that is 3. Put the value of x in either equation number 1 or equation number 2. Now I am putting the value of x in equation number 1. So from equation first, 3 into x means 3 plus 2y equal to 13. It means 2y equal to 13 minus 9. That is equal to 4. Then y will be equal to 4 by 2. It means 2. I have to find out the value of x plus y. So x plus y is equal to, put the value of x 3 plus value of y 5 is the answer. ठीक है, 5 is the answer. अब देखिए, और अब फोर्थ देखिए, इन द बिलो फिगर D is parallel to BC, find the EC। आप ऐसा अगर कोई फिगर देखें जिसमें DE इज इक्वल टू, DE इक्वल नहीं है, सॉरी, D इज पैरेलल टू BC, देन आपको दो ही काम करने, या तो आधार समान जो समानुपातिक आधारभूत समानुपातिक जो प्रमेय है उसको लगाना है, या ट्राइंगल ADE और ABC को सिमिलर करना है। तो देखिए सिमिलर वाली बात तो है ही नहीं, तो आपको क्या लगाना है फॉर्मूला, सीधे यहां से शुरू करना है, A और फिर बटे AD अपॉन फिर DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये फॉर्मूला लगाना है आपको, A से शुरू करके AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, इस तरह से लगा देना है। तो देखिए AD का मान कितना है 1.5 अपॉन DB का मान 3 बराबर AE का मान 1 और EC का मान इसमें पूछ रहा है, तो
1.5 EC will be equal to 3, then EC will be equal to 3 अपॉन 1.5 दैट इज इक्वल टू 2। वैसे भी देखिए 1.5 का डबल क्या होता है 3, तो 1 का डबल क्या होगा 2। ठीक है, तो EC की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2P 4 एंड -2 2Q आर 3 एंड P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। आप जानते हैं कि ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A x1 y1, और इसके अगर मैं मान लूं x2 और y2 कोऑर्डिनेट, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P विल बी x एंड y, और x का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा x1 प्लस x2 by 2, और y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 by 2। इसका मतलब x1 और x2 को जोड़िए 2 का भाग दीजिए, y1 और y2 को जोड़िए 2 का भाग दीजिए। तो देखिए अब यहां कोऑर्डिनेट, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये तो A है, तो एक ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x है और ये y है। तो देखिए x का मान कितना दिया गया है यहां 3 बराबर x1 का मान कितना है 2p प्लस x2 का मान क्या है -2, तो ये -2 हो जाएगा अपॉन 2। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2p -2 विल बी इक्वल टू 6, इट मीन्स 2p इक्वल टू 8, तो p बराबर कितनी आ जाएगी 4। अब y की देखिए, y कितना है यहां p है, तो p विल बी इक्वल टू y1 कितना है 4 प्लस y2 कितना है 2q बाई 2। अब p की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, तो 4 रख दीजिए, 4 बराबर 4 प्लस 2q अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 प्लस 2q इक्वल टू 8, और 2q विल बी इक्वल टू 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4, q विल बी इक्वल टू 4 बाई 2, 2। तो p इक्वल टू 4 एंड q इक्वल टू 2, इट इज द आंसर। ठीक है, आंसर आपको जरूर लिख के आना है, नहीं तो एग्जामिनर आपका हाफ मार्क डिडक्ट कर सकता है। अब देखिए, द breadth of a room is twice its height and is half of its length. The volume of room is 512 decimeter cube. Its dimensions are, तो देखिए कोई कमरा है जिसकी चौड़ाई उसकी ऊंचाई का दोगुना है और हाफ ऑफ लेंथ इट्स, और उस लेंथ का आधा है। ठीक है भाई, तो देखिए मैं मान लेता हूं, लेट द लेंथ ऑफ रूम इज x, then will be xy2। देखिए, रूम इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, मैंने लेंथ को x अगर मान लिया है डेसीमीटर करके, ये डेसीमीटर कर दे तो ये हाफ हो जाएगा। देन द हाइट ऑफ रूम कितना होगा भाई ट्वाइस, रूम इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट, तो ट्वाइस होगा, दुगना होगा इसका भाई,
हाइट कितनी होगी, दुगने के बराबर है, तो x/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x/4 हो जाएगी। आप समझ गए भाई, क्योंकि देखिए अगर लेंथ x है तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, आधी, और वो दुगने और इसका दुगना करेंगे तो बराबर हो जाएगा ना भाई। अब वॉल्यूम आप जानते हैं क्यूबॉइड है भाई, तो वॉल्यूम कितना दिया गया है, 512, एंड आप जानते हैं LBH, इनका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर देते हैं, इक्वल टू, अब इसका मान रख दीजिए x इंटू x/2 इंटू x/4 इक्वल टू 512. It means x cube will be equal to 512 इंटू 8. अब देखिए ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए 8 क्यूब इंटू 8, ये 2 की घात 3, ये हो गया ना भाई। तो ये x क्यूब के बराबर है, तो x बराबर इनका क्यूब रूट ले लेंगे भाई, 8 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। ध्यान रखें 512 है, 512 क्या है, 8 का क्यूब है। देखिए 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 करके देख लिए, 8 8 64, 64 गुणा 8 करेंगे, 8 सिंगे 48 और 3 51 हो जाएंगे ना भाई। तो देखिए ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये घात 3 कट जाएंगे, तो 8 गुणा 2, भाई ये क्यूब रूट कितना होता है, पावर 1/3, तो 1/3 से ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 16। इट मींस लेंथ L कितनी है, 16, B कितनी है भाई, ध्यान रखना भाई, x/2, इसका मतलब 16/2 इक्वल टू 8 डेसीमीटर, ठीक है भाई। और h, ये डायमेंशन ही तो निकाल लें, x/4, इसका मतलब 16/4, इट मींस 4 डेसीमीटर। इट इज द आंसर, ठीक है। और गुणा करके देख लेना भाई कि 16 गुणा 8 गुणा 4, 16 चौका 64, 64 गुणा 8 करेंगे 512 आ जाएंगे भाई, ठीक है। अब देखिए 7वां प्रश्न देखिए, द कर्व सरफेस ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर बेस इज। तो इसका मतलब देखिए सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना होता है, 2πRh, आपको पता ही है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRh, और वो कितना दिया गया है, 88 के बराबर। और यहां हाइट कितनी है, सिलेंडर ऑफ हाइट, h का मान कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब r पहले निकालूंगा और उसका डबल करके हम डायमीटर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मुझे r निकालनी है, इट मींस r विल बी इक्वल टू 88/2πh, इट मींस 88/2 और पाई की जगह 22/, तो 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा और h के स्थान पर ये 14। तो देखिए 22 से ये 4 बार और ये 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14, 14/14, इट मींस 1 सेंटीमीटर। सो डायमीटर D विल बी 2R, तो 1 इंटू 2 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा भाई इसका 2 सेंटीमीटर। अब 8वां प्रश्न देखिए, ए chord of a circle of radius 12 subtends an angle 120 at the center. Find the area of the corresponding segment of circle
यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड √3 1.73। तो देखिए मैं चित्र बना देता हूं भाई इसमें। तो एक सर्किल मैंने बना दिया और इसमें ये कोई इसकी जीवा है, ये इसका सेंटर है। अरे इसमें ये इसका सेंटर हुआ भाई, और ये एंगल कितना बनाता है भाई, सेंटर से ये जीवा कितना एंगल बना रही है, 120 का। तो जो ये एंगल है ये कितने का है, 120 डिग्री का। तो देखिए यहां ए बी, इसकी लंबाई ए बी, नहीं सॉरी रेडियस, रेडियस। तो देखिए इसमें क्या गिवन है, इसमें क्या गिवन है कि रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो करस्पॉन्डिंग ये पूछ रहा है, इसका मतलब एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सर्किल। तो ये पॉइंट में अगर P मान लूं तो एरिया ऑफ सेगमेंट APB विल बी इक्वल टू, सूत्र आपको पता है ये फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। अब देखिए साइन बाई थीटा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखते हैं, देखिए एक सूत्र है, आप जब 11th में पढ़ेंगे कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए यहां अगर मैं इसी को अगर 2 थीटा की जगह थीटा लिख दूं तो साइन थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी जगह मैं लिख दूं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मान रख दीजिए पाई की जगह 3.14, आर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे भाई 12 का वर्ग, और थीटा के स्थान पर 120 अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर, इसका मतलब 12 का वर्ग, साइन थीटा बाई 2 इसका मतलब 60, और कॉस थीटा बाई 2 कॉस 60, यही होगा ना भाई। तो देखिए ये 3 बार, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 144, 12 का वर्ग 144 अपॉन 3 माइनस 144 इंटू साइन 60 का मान क्या होता है भाई √3/2, और कॉस 60 का मान 1/2। तो देखिए ये 72 और ये 36। तो देखिए अब 3 से इसको भी काट देते हैं, 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24। तो देखिए 3.14 इंटू 48 माइनस 36 इंटू √3, और √3 का मान इन्होंने दिया है वो कितना होता है 1.73। आप इसको सरल कर देना भाई, ठीक है, इसको सरल कर लेना अपने आप भाई, गुणा करके और इसको सरल कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए पोर्शन ऑफ a 60 meter long tree is broken by tornado and the top of struck up the ground making an angle theta with the ground level. The height of the point where the tree is broken is equal to, इसका मतलब क्या है, देखिए कोई पेड़ था भाई जो तूफान के कारण, मैं मान लेता हूं, चलिए देखिए कोई पेड़ था पहले इतनी हाइट का, ठीक है भाई। अब पहले पेड़ क्या था, ए और बी, ठीक है।
अब ये सी बिंदु से टूट गया, यहां से टूट गया भाई सी बिंदु से। तो अब ये जो बी बिंदु है ग्राउंड पर गिरेगा, तो इस बी बिंदु को जो ग्राउंड पर जो टच करेगा उसको मैं, देखिए ये ग्राउंड में बना दिया और ये इस पर यहां टच कर रहा है और कितने कोण बनाते हुए, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, यही है ना भाई। अब ये बिंदु कौन सा आ जाएगा, बी या बी डैश इसको मान लेते हैं भाई। बी तो यहां था, बी बिंदु ही टूटकर यहां आ गया ग्राउंड पर, इस जगह पर आ गया। अब देखिए सवाल को पढ़िए, ए पोर्शन ऑफ 60 मीटर लॉन्ग ट्री। तो देखिए पूरा ए बी क्या था, गिवन क्या है भाई, इसमें गिवन क्या है, ए बी, ये क्या है, हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट इज ब्रोकन बाय ए टोर्नेडो, मतलब टूटने से पहले पेड़ की जो लंबाई है ए बी वो कितनी है, 60 मीटर। ठीक है भाई। अब वो यहां से टूट गया सी बिंदु से, ठीक है भाई। अब सी बिंदु से अब कितनी ऊंचाई का टूटा ये पता नहीं भाई। तो देखिए अगर ये मैं मान लेता हूं, इफ ए सी इज इक्वल टू एच मीटर, देन बी सी, और भाई बी सी तो बी डैश सी है, वो कितना हो जाएगा, 60 माइनस एच। भाई सीधी सी बात है, 60 माइनस एच प्लस एच बराबर 60 के। तो देखिए ये एच हो गया, ये एच मीटर आ गया ए सी, और ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस एच। ठीक है। अब क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द ट्री इज ब्रोकन। इसका मतलब सी बिंदु की ऊंचाई ग्राउंड से मुझे निकालनी है, इसका मतलब मुझे एच निकालना है। ठीक है, ए सी मुझे निकालनी है। तो देखिए मैं सूत्र लगाता हूं भाई, कौन सा, इसमें कौन सा लगाएंगे बताइए, कि जिसमें लंब आ रहा हो और कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज आ रहा हो, तो वो कौन सा सूत्र है, साइन का। तो देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल सी ए बी डैश साइन थीटा विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन बी डैश सी। तो देखिए साइन थीटा के स्थान पर 30 विल बी इक्वल टू ए सी एच, और बी डैश सी कितनी है, 60 माइनस एच। अब आप जानते हैं साइन 30 इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 एच अपॉन 60 माइनस एच। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2h इज इक्वल टू 60 माइनस एच। पक्षांतरण कीजिए भाई, 2h प्लस एच, ये इधर को आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 60। तो 3h इक्वल टू 60, इट मीन्स h इक्वल टू 60/3 बराबर 20। इसका मतलब जहां से वो टूटा था वो कितनी हाइट से टूटा था, 20 मीटर। इट मीन्स दी ट्री वाज, आप आंसर लिखेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है भाई, ट्री वाज ब्रोकन एट दी हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और अगर ये पूछता कि कितना भाग टूटा था, 40 मीटर, भाई कितना भाग टूटा था, 40 मीटर जो ग्राउंड से आ गया था। ठीक है भाई। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 10। इफ ए टावर 30 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो देखिए चित्र बनाते हैं भाई, ये टावर है भाई और ये इसकी शैडो है, और अब मैं इसको पूरा कर देता हूं भाई इस तरह से भाई। तो देखिए ए बी कोई टावर है, इसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर। ठीक है,
और इसकी टावर की जो शैडो है, छाया है, वो BC है, जो कितनी है भाई 10√3 मीटर है। ठीक है। और अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। लेट जो एलिवेशन एंगल है वो क्या मान लेता हूं मैं, थीटा। लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज थीटा। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है भाई, ABC। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC आई हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा, क्योंकि tan किसका रेशो होता है, लंब और आधार का। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो क्या कहलाता है, tan। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC। ठीक है, अब पुट द वैल्यूज। tan थीटा विल बी इक्वल टू AB इक्वल टू 30, BC इज इक्वल टू 10√3। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 से कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गई, तो 3/√3। और 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, √3 इंटू √3 बटे √3। ठीक है, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया भाई, tan थीटा विल बी इक्वल टू √3। अब मुझे tan में वो वैल्यू लिखनी है, आई हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ tan which has the value of √3, and I know tan 60 is always equal to √3, so I can write tan 60. So the theta is equal to 60 degree. और यही हमारा क्या है, आंसर है। हेंस आंसर जरूर लिखना है। The angle of elevation of the sun is equal to 30 degree। ठीक है भाई।